Hello and welcome to your own YouTube channel Concepts of Physics with Ajay sir. So as you know that in the previous video we have discussed on the topic Coulomb's law. Now today in this video we are going to discuss the unit of charge कि charge की unit क्या है and second thing is principle of superposition. तो ये दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. सो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए और टॉपिक को ध्यान से समझिए. Let us now understand the principle of superposition, right? ये principle of superposition होता क्या है, कब इसको यूज करना पड़ता है वो समझते हैं. ठीक है. सो देखिए अभी तक हमने जो कुछ डील किया है उसमें हमारे पास दो चार्जेस होते थे. लेट अस से एक चार्ज हमारे पास होता था Q1 और एक चार्ज हमारे पास होता था Q2, राइट? सो ये दो चार्जेस होते थे. अब इन चार्जेस पर क्या फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कूलम्स लॉ है, राइट? वी यूज कूलम्स लॉ टू फाइंड द फोर्स ऑन दीज चार्जेस, राइट? हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स आएगा F इस तरफ और ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स आएगा F इस तरफ और ये फोर्स हो जाएगी, सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? सो ये बहुत इजी था अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं कि कितनी फोर्स होगी. ठीक है. अगर हमें इस पर फाइंड करनी है फोर्स तब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर हमें इस पर फाइंड करनी है तब भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी कैन फाइंड द फोर्स. लेकिन अगर चार्जेस जो हैं वो मोर देन 2 हो, जो चार्जेस रखे हुए हैं वो मोर देन 2 हो और तब हमें फोर्स फाइंड करनी हो, तब कैसे फाइंड करेंगे हम कि किसी एक चार्ज पर फोर्स कितनी है. सपोज दैट यहां पर ये दो चार्ज रखे हुए थे. लेट अस से कि यहां पर एक थर्ड चार्ज और आ गया, दैट इज Q3 और अब हमें फाइंड करनी है नेट फोर्स, टोटल फोर्स किसी एक चार्ज पर, या तो इस पर या फिर इस पर या फिर इस पर. ठीक है. तो जब हमें नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स या कहो नेट फोर्स फाइंड करनी होती है, देन वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो एकदम सिंपल है, एकदम आसान है. क्या है कि जब किसी एक चार्ज पर मोर देन वन चार्ज की वजह से, ठीक है, मान लो किसी एक चार्ज पर मोर देन वन चार्जेस की वजह से नेट फोर्स फाइंड करनी है, देन वी विल हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो अभी आपको ये क्लियर हो चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यूज करना कब होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है. सो इट इज नथिंग बट, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे आप, इट इज वेक्टर सम. इट इज वेक्टर सम. क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? क्या कहता है कि ये वेक्टर सम है. क्या है? वेक्टर सम. अब किसका वेक्टर सम है ये समझते हैं. देखो अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो जितनी भी इंडिविजुअल फोर्सेस होंगी उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम हम कर देंगे एंड वी विल फाइंड द नेट फोर्स, राइट? सपोज दैट अभी आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वहां पर भी सेम यही प्रिंसिपल यूज होता है कि अगर मोर देन 2 चार्जेस रखे हुए हैं या नंबर ऑफ चार्जेस हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें नेट फील्ड फाइंड करना है, तो हम हर एक चार्ज की वजह से जो भी फील्ड होगा उस पॉइंट पर उन सब का वेक्टर सम करेंगे, राइट? क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा है, आप ध्यान रखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब जैसे ही आप सुनेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप तुरंत समझ जाएंगे हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, राइट? यू विल यूज दिस प्रिंसिपल इन वेव ऑप्टिक्स ऑल्सो लेटर ऑन. लास्ट में हम लोग इसको यूज करेंगे कहां पर? वेव ऑप्टिक्स में, वहां पर भी यूज करेंगे. 11th में भी आप इसको यूज करके आ चुके हैं एक बार. अभी आप इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स के लिए और अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप इसको यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. सो ये हर जगह आपको यूज करना होता है, ठीक है? और इसका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. सिंपल से एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जितनी भी इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उन सब का आप वेक्टर सम कर दो तो आपको टोटल या नेट क्वांटिटी मालूम पड़ जाएगी और यही इसका मतलब है. इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, राइट? टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है. लेट अस से दिस इज अ ट्राइंगल, राइट? अब यहां पर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक ये रखा हुआ है, लेट अस से इट इज Q1 और यहां पर एक रखा हुआ है, लेट अस से इट इज Q2, राइट? और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज A. हमने कितना मान लिया उसको? A मान लिया कि डिस्टेंस कितना है? A है. तो अगर बात केवल दो चार्जेस की थी तब तो आप फोर्स बता देंगे इजीली कि सर इट इज K1 Q2 बाई R स्क्वायर. अब यहां पर एक थर्ड चार्ज रख दिया हमने Q3. लेट अस से हमने यहां पर एक चार्ज रखा Q3, राइट? अब अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे नेट फोर्स पता करनी है, मुझे टोटल फोर्स पता करनी है इस चार्ज Q3 पर,
कि इस चार्ज पर टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कितनी, तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसके लिए यूज करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड लेट अस सी कैसे करते हैं यूज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि Q1 एंड Q3 दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट मींस बोथ आर लाइक चार्जेस। इसका मतलब इन दो के बीच में जो फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव। कैसी होगी, रिपल्सिव। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ आउटवर्ड्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। यानी कि ये वाला चार्ज इस चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लेट अस से F1 को यहां पर एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो चार्ज Q2 है, ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर सेम यही वाली फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। सो दैट विल, अब चूंकि यहां पर दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो फिर से फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी, राइट। फिर से फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस तरफ, लेट अस से दिस फोर्स इज F2। अब ये दो हमारे पास फोर्सेस आ गई हैं इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज पर ये दो फोर्सेस लगी हुई हैं, एक चार्ज Q1 की वजह से लगी हुई है और एक चार्ज Q2 की वजह से लगी हुई है, क्लियर। तो F1 F2। अब जो ये दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे हम, वेक्टर सम। जब हम इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे तो हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि इस वाले चार्ज पर टोटल फोर्स है कितनी, या कहो नेट फोर्स है कितनी, राइट। तो देखिए इसका दो तरीके हैं फाइंड करने के आपको, या तो आप इसका यहां पर अगर आपको ये एंगल मालूम है, इफ यू नो दिस एंगल थीटा, तो आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में दैट रिजल्टेंट इज गिवन बाय, आपको ध्यान होगा फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो यू कैन फाइंड द नेट फोर्स F, इन दोनों का वेक्टर सम करके इस तरीके से, सिंपल। सो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है दैट R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो दिस इज द सेम फॉर्मूला, राइट। यहां पर दो वेक्टर्स हैं F1 और F2, उन दोनों को उठा के हमने यहां पुट किया एंड वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, नाउ सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड इसमें ये होता है कि इसको आप ब्रेक कर लो कंपोनेंट्स में, राइट। और कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आप जितने भी वर्टिकल में होंगे उनको एक साथ कर देंगे, जितने आपके हॉरिजॉन्टल में होंगे उनके आप एक साथ कर लेंगे। सो आइदर वे, या तो ऐसे कंपोनेंट्स करके या फिर सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी एक तरीके से रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। सो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, वो ये होता है कि सपोज देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्टिंग, ठीक है, एक साथ कई सारे चार्जेस हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, and we need to find net force on any one of the charge, कि जितने भी चार्जेस रखे हुए उस पर, उसमें से किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करनी है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। याद रखेंगे आप, नोट कर लीजिए कि जहां पर भी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नेक्स्ट चैप्टर में, चाहे वो लास्ट में जाके आपका वेव ऑप्टिक्स में हो, कहीं पर भी जहां जहां पर जो जो क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं क्वांटिटीज का हम वेक्टर सम करते हैं। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस से कि हमारे पास एक स्क्वायर है, लेट अस से स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर, एक पर यहां Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है और यहां पर Q4 है, राइट। और आपसे कहा जाए कि ये चार स्क्वायर्स रखे हुए हैं और इसकी साइड दे रखी हो आपको स्क्वायर की, लेट अस से a, स्मॉल a आपको साइड दी हुई है स्क्वायर की, और आपसे अब कहा जाए कि मुझे नेट फोर्स पता करनी है चार्ज Q4, लेट अस से Q4 पर फाइंड करनी है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। आप पहले हमें पता है कि इस वाले और इस वाले की वजह से एक फोर्स होगी इस तरफ, तो ये आ गई फोर्स इस तरफ, दैट इज F1। सिमिलरली ये दो चार्ज हैं यहां पर, एक Q2 और Q4, तो Q2 वाला चार्ज भी Q4 पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दैट विल आल्सो बी रिपल्सिव, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। सो इट विल गो अलोंग दिस लाइन, और ये आ गया यहां, ये आ गया यहां पर F2, राइट। अब इसको देखते हैं, तो यहां पर ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट। सो वो फोर्स एक्ट करेगी इस तरफ, क्योंकि चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस, तो फोर्स फिर से रिपल्सिव हो जाएगी। सो इट इज F3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस एक सिंगल चार्ज के ऊपर इन सब चार्जेस की वजह से फोर्सेस लग रही हैं। अब
ये सब क्या हो गई, इंडिविजुअल फोर्सेज हो गई। क्या हो गई है, सब की सब इंडिविजुअल फोर्सेज हो गई इन सभी चार्जेस की वजह से। हमें टोटल फाइंड करना है, नेट फोर्स फाइंड करनी है चार्ज के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी फोर्सेस के F1, F2, F3 इन तीनों का वेक्टर सम कर देंगे, राइट। वी विल सिंपली फाइंड द वेक्टर सम ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। क्लियर। वेक्टर सम फाइंड करना आपको अच्छे से आता होगा आई होप, क्योंकि क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है कि वेक्टर सम कैसे करते हैं क्वांटिटीज का। सो यू विल यूज दैट सेम प्रोसेस और इन सब का आप वेक्टर सम कर देंगे। अगर आपको वेक्टर सम करना ना आता हो सो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं किसी एक अगली वीडियो में आपको वेक्टर सम कैसे करते हैं क्वांटिटीज का वो मैं डिटेल में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएं। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट। इसको नोट कीजिएगा अपने पास कि व्हाट इज द प्रिंसिपल और कैन से व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के पीछे क्या लॉजिक है, ये कह सकते हैं आप कि ये किस पर बेस्ड है, राइट। क्या वो फैक्ट है जिस पर ये बेस्ड है। सो ये ध्यान रखेंगे आप कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, इफ देयर आर टू चार्जेस, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, लेट अस से Q1 एंड Q1 एंड Q3, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, दैट फोर्स विल रिमेन अनअफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे इनके आसपास कितने और चार्ज रखे हुए हों, राइट। सो ये पॉइंट आप नोट करेंगे अच्छे से। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, ठीक है। आप और समझ लीजिए अच्छे से कि जो फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में है वो फोर्स उतनी ही रहेगी, उस फोर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे यहां पर एक चार्ज रखा हो, चाहे यहां पर आप एक चार्ज और रख दो ला करके, चाहे आप यहां पर एक चार्ज और रख दो ला करके, राइट। कि जो फोर्स इन दो के बीच में है वो फोर्स उतनी ही रहेगी, जो फोर्स इन दो के बीच में है वो उतनी ही रहेगी, जो फोर्स इन दो के बीच में है वो उतनी ही रहेगी। इनका बाकी चार्जेस के होने से दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। प्लीज प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स दो चार्ज के बीच में है वो उतनी रहती है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सो आई थिंक नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर द चार्ज, राइट। सो इन एसआई सिस्टम, जैसे कि आप सब जानते हैं अभी तक कि इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स। कितनी क्या होती है, कूलम्स होती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल कैपिटल सी। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। बट इन सीजीएस सिस्टम वी हैव टू यूनिट्स। इन सीजीएस सिस्टम वी हैव टू यूनिट्स, प्लीज नोट दिस पॉइंट कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इफ वी आर टॉकिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देन द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, that is electrostatic unit of charge, और इसका एक नाम और है दैट इज स्टैट कूलम। सो यू कैन से दैट कि सीजीएस यूनिट ऑफ कूलम इज स्टैट कूलम, और यू कैन से ESU ऑफ चार्ज, राइट। नाउ दिस इज द कन्वर्जन दैट वन कूलम इज इक्वल टू होता है 3 into 10 raised to the power 9 ESU, और यू कैन से स्टैट कूलम। सो दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI unit and the CGS unit of charge in electrostatics. Now the other side we have one more unit that is in electromagnetic system. Electromagnetic system में जो CGS unit होती है चार्ज की, it is EMU of charge, मतलब electromagnetic unit of charge, right? So the relation between coulomb and the electromagnetic unit of charge is that 1 coulomb is equal to होता है 1/10 EMU. So these are the units of charge. Coulomb in SI system, then in CGS for electrostatics we have ESU, or you can say stat coulomb. The CGS unit in electromagnetic system, it is EMU, that is electromagnetic unit of charge, and the relation between coulomb and ESU, coulomb and EMU is given here, right? Okay, so ये तो हो गई units कि हम क्या क्या units use करते हैं. Now if someone asks you कि define unit of charge, that is define 1 coulomb, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? Let me tell you now that कि how to define 1 coulomb of charge. So to define 1 coulomb of charge, we have the Coulomb's law. Coulomb's law हमारे पास है, that is F is equal to small k Q1 Q2 upon R square, right? This is the formula
for the force between the two charges, that is Q1 and Q2, right? So let us assume कि हमने Q1 और Q2 लिया है 1 कूलम. We have taken Q1 and Q2 equal to 1 कूलम. Let us say, मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस उनके बीच में है वो है 1 मीटर. We have placed these two charges 1 meter apart. Okay. So and also let us suppose that कि charges रखे हुए कहाँ रखे हुए हैं? These charges are placed in vacuum. So the value of small k will be equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square Coulomb inverse square. Now putting all these values in the Coulomb's law, we have F is equal to k की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम, that is 9 into 10 के 9. Q1 Q2 हमने 1 कूलम माना हुआ है, so 1 into 1 1, एंड डिस्टेंस हमने r equal to 1 मीटर लिया हुआ है, so डिस्टेंस के प्लेस पर दिया 1 का, you can say square. Okay, now see, now after solving all these things we will get F is equal to, that is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन्स, राइट? सो ये हमें यहां से मिल गया कि फोर्स कितनी होगी, फिर फोर्स होगी दिस मच, दैट इज 9 into 10 की पावर 9, राइट? नाउ यू कैन डिफाइन 1 कूलम चार्ज. आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जिसको अगर हम 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखेंगे तो वो चार्ज एक दूसरे पर 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेंगे. सो उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कह देंगे कि दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम. आई रिपीट, आपके पास कूलम्स लॉ था. कूलम्स लॉ में आपने क्या किया? यू हैव एज्यूम्ड दैट कि लेट अस से Q1 Q2 कितना है, 1 कूलम है, और उनके बीच में डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, और चूंकि वैक्यूम में रखा हुआ है तो स्मॉल की वैल्यू इतनी हो जाएगी. सो पुटिंग ऑल दिस वैल्यू हियर इन द कूलम्स लॉ, यू विल गेट फोर्स इक्वल टू दिस मच. तो नाउ व्हेन यू वांट टू डिफाइन इट, डिफाइन कैसे करेंगे आप? कि 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है कि जब हम उसको 1 मीटर की दूरी पर वैक्यूम में रखेंगे तो वो चार्जेस एक दूसरे पर इतनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे. सो दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 कूलम ऑफ चार्ज. इन चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट इज करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन डिफाइन 1 कूलम चार्ज. आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ लेट मी शो यू कैसे करेंगे डिफाइन इसको. देखिए, आप कह सकते हैं कि लेट अस से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर मान लेते हैं, ठीक है? से टाइम भी आप रख लेंगे कितना, 1 सेकेंड रखेंगे, राइट? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1, राइट? सो आप कह सकते हैं यहां से Q इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 कूलम. So from here you can say that 1 coulomb of charge is that amount of charge जो किसी कंडक्टर से फ्लो होगा 1 सेकेंड में जब उस कंडक्टर में करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो. So in this way also you can define 1 coulomb charge. So either you define it using this formula or you can define it by using this formula. दोनों ही तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि what is actually 1 coulomb of charge. So it's up to you कि आपको ये वाला पसंद आया है या आपको ये वाला समझ में आया है. तो जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उस फॉर्मूले को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक कि सर ये टॉपिक आप डिस्कस कीजिए, पहले मुझे टॉपिक समझना है, सो प्लीज आपका स्वागत है. कमेंट बॉक्स इज योर्स, उसमें आप लिख सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझना है पहले, या फिर मुझे ये डाउट है, इसका क्या आंसर होगा, क्या सोल्यूशन होगा. सो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट यू मे गेट द अपडेट्स इंस्टेंटली कि जो भी मैं कुछ कंटेंट अपलोड करता हूं वो आपको तुरंत मिलना चाहिए. सो आज के लिए बस इतना ही काफी. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.